महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंक लीक होने से बड़ा हादसा हुआ। वहां ऑक्सीजन लीक होते ही आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई ठप पड़ गई, जिसकी वजह से वहां भर्ती 22 मरीजों की मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने सिलेंडर की मदद से मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऑक्सीजन लीक होने से किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। चारों तरफ ऑक्सीजन फैलती चली गई, लेकिन इस सब के बीच भीतर अस्पताल के वार्ड में, आईसीयू में जो मरीज ऑक्सीजन ले रहे थे, वहां सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ गई। आनन फानन में सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन ये तमाम कोशिशें उस वक्त नाकाम साबित हुई जब तड़प तड़प कर 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर दुख जाहिर किया। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की। और आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक हादसे पर ट्वीट करते हुए क्या लिखा। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया, ऑक्सीजन टैंक लीक होने से नासिक के अस्पताल में हुआ हादसा दिल दहला देने वाला है। हादसे की वजह से हुई मौतों से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। तो एक बार फिर से दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नासिक के अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन का जो टैंक था वो लीक हुआ। बड़ा हादसा, लेकिन अंदर बहुत सारे ऐसे मरीज थे जो आईसीयू में थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी और वेंटिलेटर पर भी बहुत सारे मरीज थे, लेकिन इस सब के बीच उन सभी की ऑक्सीजन बाधित हो गई। जो अभी आंकड़ा मिल रहा है उसके मुताबिक 22 मरीजों की मौत हो गई। देश भर में कोरोना से हालात गंभीर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है और ये चिंता का विषय है। देश में करीब 21.5 लाख एक्टिव केस हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी के साथ जुटी है और मरीजों के लिए बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं। 5 राज्य ऐसे हैं देश में जहां की 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। यानी ये वो राज्य हैं जहां 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति या तो अस्पतालों में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और उनको मेडिकल केयर होम आइसोलेशन में या मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें महाराष्ट्र में 6,85,000, उत्तर प्रदेश में 2,23,000, कर्नाटक में 1,59,000, छत्तीसगढ़ में 1,25,000 और केरला में 1,18,000 केसेस हैं। तो ये राज्य ऐसे हैं जिनके साथ भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इन राज्यों में अस्पतालों की बेड और अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता, साथ ही साथ अस्पतालों में अन्य आधारभूत संरचनाओं को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, इस पर मिलकर प्रयास हो रहा है। 20 अप्रैल तक के लिए हमने राज्यों का डिफरेंट ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ मैपिंग भी किया है। ये एक डायनामिक एक्सरसाइज है। समय समय पर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि किसी राज्य में आवागमन बाधित हुआ ऑक्सीजन का, तो हम राज्य सरकारों से बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि वो अबाध अनहिंडर्ड मूवमेंट, अबाध जो मूवमेंट है गाड़ियों का जो ऑक्सीजन ले जाती हैं वो परमिट करें, ताकि जो लाइव्स हैं उनको बचाया जा सके, ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको बचाया जा सके। तो ये कार्रवाई भी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में DPIIT और स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से चल रहा है। और उधर महाराष्ट्र में कोरोना से बेकाबू होते हालात को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद इस बात का ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में 15 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की और इस बीच मुंबई पुलिस ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शहर में जगह जगह बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है और साथ ही कई इलाकों में पुलिस ने अभी से ही सख्ती बढ़ा दी है। दहीसर इलाके में नाकेबंदी कर कुछ पुलिस वाले बिना वजह घूम रहे लोगों की जांच करते नजर आए और जांच के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया गया। उधर महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहब थोरात ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए और ये कहा कि कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है।
बाला साहब थोराट जो एक सीनियर मंत्री हैं, कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं, बाला साहब जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के लगातार कल कैबिनेट में चर्चा हुई, लगातार ये कहा जा रहा है कि इस चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि कम से कम लॉकडाउन किया जाना चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। किस तरीके का फैसला एक्सपेक्ट है? कोरोना का जो प्रादुर्भाव है वो डबल स्पीड है उसका, और नंबर भी हर रोज बढ़ता जा रहा है। हमने रिस्ट्रिक्शन तो डाले हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन में पूरा लॉकडाउन नहीं हो रहा। तो हमारे सब कैबिनेट के मिनिस्टर्स की ने यही आग्रह किया है सीएम साहब को कि ये पूरा एक लॉकडाउन करना चाहिए, स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करना चाहिए, जो पिछली साल हमने किया था उस तरीके से करना चाहिए। ये हमने तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहा है, तो इससे जो हमारा संसर्ग जो बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाएगा और नंबर नीचे आएगा। देश में महामारी का कहर जारी है और उस पर ऑक्सीजन की कमी ने कोरोना से लड़ाई को और मुश्किल कर दिया है। कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर आई तो केंद्र सरकार राज्यों की मदद में जुट गई, लेकिन इस मुसीबत के बीच पैदा हुए हालात पर भी सियासत शुरू हो गई है। ऑक्सीजन की किल्लत पर सियासी संग्राम। कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। दिल्ली में दूर हुई ऑक्सीजन की किल्लत। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कोरोना मरीजों की बेतहाशा बढ़ती रफ्तार ने दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ लगा दी। नतीजा ये हुआ कि इंतजाम लड़खड़ाने लगे और मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ने लगे। हालात ये हो गए कि अस्पतालों में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बच गई। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई करने की मांग कर दी, लेकिन इस बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से हंगामा मच गया। उधर राजस्थान के कोटा में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से कई मरीज परेशान होते रहे, जबकि एक महिला की मौत होने का दावा किया गया। पल्स उसकी बढ़िया चल रही थी, डॉक्टर भी बढ़िया कंडीशन बता रहे थे, रिकवरी भी हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन रात की 3 बजे अचानक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पूरा प्लांट बंद हो गया, पूरे पेशेंट जितने भी थे सब परेशान हो गए, अफरा तफरी मची पूरे वार्ड में, और उसमें करीब मान लो 3 पेशेंट हैंड टू हैंड उनकी डेथ हुई और बाकी की बाद में बहुत हालत खराब थी। दिल्ली सरकार और दूसरे राज्यों की तकलीफों को समझते हुए केंद्र सरकार ने भी ताबड़तोड़ इंतजाम करने शुरू कर दिए। देर रात दिल्ली में ऑक्सीजन की बड़ी खेप की सप्लाई की गई, जिससे अस्पतालों की मुसीबतें दूर हो गईं। दिल्ली को ऑक्सीजन मिलने से सबसे बड़ी राहत गंगाराम अस्पताल को मिली, जबकि दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो गई। उधर एलएनजेपी और जीटीबी में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लतों के बीच खबर है कि अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो गई है। अगर दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल एलएनजेपी की बात करें तो यहां पर भी बीती रात 10 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मौजूदा समय में पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो वहीं सर गंगाराम जो कि बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से भी खबर आई है कि कल सुबह तक की ऑक्सीजन का इंतजाम हो गया। सुबह 9 बजे तक की ऑक्सीजन एक प्राइवेट वेंडर और इनॉक्स ने सप्लाई कर दी है। जीटीबी में भी ऑक्सीजन पहुंचने की खबर है। तो ऐसे में जो किल्लत थी, जो सरकार की तरफ से कहा गया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से कि 8 से 12 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है, कल ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था और अलग अलग हॉस्पिटल की जानकारी दी थी कि किस हॉस्पिटल में कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है। अब बीती रात हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हुई है। दिल्ली के गुलाबी बाग में एनकेएस अस्पताल में भी अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई और पहले से ही बुक की गई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई, तो 100 मरीजों की जान पर खतरा मंडराने लगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस अस्पताल की मदद के लिए आगे आई और उत्तरी दिल्ली के डीएसपी अल्टो अल्फोंस ने अपनी निगरानी में अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई। जब दिल्ली समेत कुछ राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे और केंद्र सरकार ऑक्सीजन अस्पतालों में पहुंचाने की कोशिश में जुटी थी, तब विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत को हवा दे रहा था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन और वैक्सीन के मुद्दे पर खरी खोटी सुना दी। साथ ही विदेशों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने पर सरकार को घेरा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है।
आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। प्रियंका गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और देश में ऑक्सीजन की कमी ना होने का दावा किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, देश में ऑक्सीजन की ना कमी है ना कमी होगी, दिक्कत सिर्फ गिद्ध वाली दूषित राजनीति करने वालों से है। इस वक्त जो है वो किसी को भी भ्रम का स्कोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि भरोसे की डोर कैसे मजबूत हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। हमें इस संकट के समय में संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश होनी चाहिए, सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की नहीं। तो उधर राहुल गांधी ने भी सरकार को वैक्सीन के मुद्दे पर कोसा, तो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने वैक्सीन के मुद्दे को सरकार की सफलता बताया। तो आरोप भी करते रहते, उनको कोई सुझाव देने की आदत नहीं है। अभी 18 साल के ऊपर वाले जो भी मतलब नौजवान लोग हैं, वो सभी को वैक्सीन देने का एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है और सभी को वैक्सीन देने की भूमिका है। जिनको फ्री में देने की आवश्यकता है, उनको फ्री में वैक्सीन देने की भूमिका सरकार की है। राज्य की सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक हर कोई कोरोना पर हर तरीके से वार करके उसे हराने में जुटा है। इस जंग में ऑक्सीजन और वैक्सीन आखिरी शख्स तक पहुंचे, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को महामारी से उबारना है। कोरोना महामारी के दौर में सबसे जरूरी है जीवन बचाना, अपना भी और दूसरों का भी, और ऐसे में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाना पड़ा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वायरस की चेन को रोका जा सके, वायरस फैलने की रफ्तार को कम किया जा सके। लेकिन कुछ लोग सबसे बड़ी आफत के इस दौर में भी कोरोना को दावत दे रहे हैं, बिना मास्क के भीड़ में जा रहे हैं, पुलिस से लड़ रहे हैं, और जब कोई रास्ता नहीं बचता तो उठक बैठक करके घर वापस आ जाते हैं। देखिए महामारी के ये दौर लोगों की लापरवाही की वजह से कैसे और खतरनाक हो रहा है। महामारी में लापरवाही पड़ेगी भारी। शहर शहर लापरवाही का कहर। कोरोना के दौर में कर्फ्यू और लॉकडाउन का माहौल है। ऐसे में सूरत की ये भीड़ बड़े खतरे का संकेत दे रही है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, सारे नियम कानून तोड़कर लोग इंजेक्शन लेने के लिए सूरत सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। सुबह से ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सैकड़ों लोग लाइनों में लगने लगे। कुछ ही देर में इतनी लंबी लाइन लगने लगी कि हॉस्पिटल के गेट से लेकर रेमडेसिविर वाले काउंटर तक भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि वो रात से इंजेक्शन लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। ये भीड़ कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवार वालों और रिश्तेदारों की है। सूरत सिविल हॉस्पिटल में 3500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आए हैं, इसलिए लोगों को डर है कि कहीं बढ़ती मांग की वजह से इंजेक्शन खत्म न हो जाए। इंजेक्शन के लिए जुटी भारी भीड़ की वजह से अस्पताल के कई कर्मचारियों को भी घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के लिए उन्हें इंजेक्शन चाहिए थे। कोरोना वैक्सीन के लिए लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। केरल के कोट्टायम में वैक्सीन सेंटर पर 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मंगलवार की सुबह से कई ऐसे लोग भी वैक्सीन सेंटर पर पहुंच गए जिनका नाम लिस्ट में नहीं था। यानी जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मैसेज नहीं आया था, वो भी टीका लगवाने पहुंच गए। लोगों की भीड़ की वजह से
कोरोना वैक्सीन सेंटर पर ही कोविड के सारे नियम टूटते नजर आए। इस तस्वीर की सबसे खतरनाक बात यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई बुजुर्ग भी इस भीड़ का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चैन से नहीं बैठ सकते। सड़कों पर ऐसे ही कुछ लोग उठक बैठक करते नजर आए। मंडला में पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाए हैं। इसके अलावा गश्त करते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि वो बेवजह घरों से ना निकलें। मंडला सदर कोतवाली की पुलिस ने सड़क पर बेवजह घूम रहे कुछ लोगों से पूछताछ की। जब वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो पुलिस ने उन्हें उठक बैठक करवाई। ऐसे कई लोगों को कर्फ्यू तोड़ने की सजा दी गई। कुछ लोगों पर पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। जो लोग गाड़ियां लेकर बेवजह घूम रहे थे, उनकी गाड़ी की हवा भी निकली।